हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 24 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एनालिसिस हम करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। वैसे आज कुछ ज्यादा खास है नहीं, पर फिर भी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं उनके लिहाज से हम आर्टिकल्स को देखेंगे। पहला आर्टिकल है मशीन लर्निंग एज एआई टूल्स गेन हैव द जॉब्स दैट कुड बी एट स्टेक। ये पहला आर्टिकल नहीं है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। और मेरे ख्याल में इस बार चैट जीपीटी को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए हैं, तो एक सवाल से बनना लाजमी है मेंस के लेवल पे, जहाँ पे टेक वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। सवाल क्या होगा कि भाई जो लोग डर रहे हैं इस बात से कि चैट जीपीटी के आने से जो जॉब कट हो सकता है या बड़े लेवल पे जॉब्स स्टेक पे आ सकती हैं, उसके ऊपर सवाल बन सकता है। आर्टिकल भी कहता है मशीन लर्निंग एज एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स गेन हेफ्ट द जॉब्स दैट कुड बी एट स्टेक। ये आप जब इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको आर्टिकल मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। स्टडी कहती है अराउंड 19% ऑफ यूएस वर्कर्स विल सी 50% ऑफ देयर टास्क इम्पैक्टेड। मतलब 19% यूएस वर्कर्स में से 50%, मतलब इस 19% में से 50% ऐसा मानते हैं कि उनके काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस एआई के आने के बाद। मतलब एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक टाइप है, मतलब इसके ऊपर कई सारे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, जिसमें चैट जीपीटी भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, या एआई कहना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिससे आप कई तरह की हेल्प ले सकते हैं। एक ओपन एआई चैट जीपीटी 4 भी आ गया है, जिसमें ऐसा है कि आप अपने हिसाब से उससे काम निकलवा सकते हैं। कैसे ना काम निकलवा सकते हैं? ऐसे लिखवाना, कोडिंग करवाना, आर्टिकल लिखवाना, या फिर कोई काम आप जो इंस्ट्रक्शंस उसको देंगे वैसा वो काम आपको कर करके देगा। फिजिकल वर्क की बात नहीं हो रही, जो सॉफ्टवेयर जुड़ी हुई चीजें होती हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखवाना या कंटेंट क्रिएशन करवाना या कोडिंग करवाना या मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाना, इस तरह की चीजें जो कंप्यूटर जुड़ी हुई चीजें हैं, फिजिकल वर्क की बात नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आप इस एआई के माध्यम से करवा सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी करता है। और इसी के लिहाज से ये समझने वाली बात है कि भाई इससे क्या जॉब कट हो सकता है बड़े लेवल पे। इसके ऊपर ये आर्टिकल है, इसको पढ़िए, और मेरे ख्याल में मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है भी। वैसे मेरी पर्सनल राय ये है कि जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में आए होंगे तब भी, कंप्यूटर्स के आने के पहले और कई साल आने के बाद भी लोगों में ये मतलब चिंता थी या फिर इशू था लोगों के मन में, या फिर प्रॉब्लम थी लोगों के साथ कि भाई कंप्यूटर आ जाएंगे तो हमें एक्चुअली काम नहीं मिलेगा या काम कम हो जाएगा। ऐसा हुआ भी है काफी हद तक, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे सालों में ऐसा पता चला कि जो मैन पावर, जिस मैन पावर को कट करने की बात होती रहती है कि भाई मैन पावर को हटाना पड़ेगा या फिर बहुत बड़े लेवल पे ले ऑफ हो जाएगा अगर अगर कंप्यूटर्स आ गए, ऐसे कहा जाता था, वो सारी चीजें चैट जीपीटी के आने से नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। वैसे भी चैट जीपीटी बनाने वाले या फिर एआई बनाने वाले भी तो हम ही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो हम ही ने बनाया है, और उस केस में जो चीज हमने बनाई है वो एट पार एक्सट्रीम पे नहीं हो सकती। सो उस केस में अगर ऐसा है भी, तो एक समय के बाद हम सब फील करेंगे कि ऐसा इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो लोगों के मन में चिंता है, जो डर है कि भाई जॉब चली जाएगी, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। पर फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक्स ग्रो, दे कैलकुलेट दैट approximately 2/3 of jobs in the US and Europe are said to be exposed at AI automation to various degrees। तो ये जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं, डेटा पूरा दिया हुआ है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जोसेफ ब्रिक्स के द्वारा, एंड देवेश कोडनानी, उन्होंने कुछ काफी डिटेल दी है। वैसे भी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं शेयर कर दूंगी कि आखिर चैट जीपीटी है क्या, कैसे काम करता है, थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। और फाइंडिंग्स ये कहती हैं द ह्यूमन कोचेस हेल्प कंज्यूमर्स अचीव देयर गोल्स बेटर देन एआई कोचेस फॉर कंज्यूमर्स बिलो द मीडियन बीएमआई रिलेटिव टू कंज्यूमर्स हु हैव अबव मीडियन बीएमआई। डेटा बता रहे हैं कि भाई ह्यूमन कोचेस कैन हेल्प बेटर देन एआई कोचेस। ऑब्वियसली एक मशीन है, एक मशीन को आप इंस्ट्रक्शन दे के आप उससे काम निकलवा सकते हो। ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है। कोई इस पे ऐसे लिखना चाहे और प्रोज एंड कॉन्स से बात करें तो ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है, बट एट पार नहीं हो सकता। कोई भी चीज ह्यूमन बींग के ऊपर नहीं जा सकती, दैट्स व्हाट आई फील। मतलब ये एट पार नहीं हो सकता, हाँ ऑप्शन हो सकता है। वैसे आई हैव यूज्ड चैट जीपीटी, मैंने यूज किया है पेड वर्जन, मेरे ऑफिस में है,
तो उसमें आर्टिकल राइटिंग के लिए मैंने एक टॉपिक उसको दिया और उसने एक टॉपिक लिख करके भी मुझे दिया, लेकिन जब मैं उसको पढ़ा, हाँ एक बेहतरीन आर्टिकल है वो, लेकिन उसमें काफी सारी ऐसी फ्लॉज हैं जो मुझे समझ में आई। उसमें क्या था कि उसने 3 पैराग्राफ लिखे, उसके ऊपर कुछ वर्ड लिमिट थी, जैसे 1, 2 और 3 पैराग्राफ लिखे, और दूसरी बार जब मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो उसने उसी पैराग्राफ को 3, 2, 1 कर दिया। मीन्स उसे कि उसकी भी एक लिमिटेशन है, उस प्रोग्राम की भी एक लिमिटेशन है। अगर आप उसको सेम टॉपिक पे कई बार आर्टिकल लिखवाने को बोलोगे तो वो ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 बार नए आर्टिकल लिख करके देगा, ऐसा नहीं है। और ये लिमिटेशन तो ह्यूमन माइंड्स की भी है। अगर आप मुझे ही बोले कि चैट जीपीटी पे एक आपको आर्टिकल लिखना है तो मैं एक सर्टेन लिमिट के बाद एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, राइट। तो मशीन, अब जबकि मशीन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। मशीन आपको हर बार नया दे सकती है, कैपेसिटी ये कहती है, लेकिन जब उसको सेम टॉपिक पे आर्टिकल लिखने की बारी आई तो उसमें थोड़ा सा सिमिलैरिटीज उसमें देखने को मिली, और कुछ डेटा गलत भी था, कुछ डेटा एब्सोल्यूट नहीं था, कुछ गड़बड़ियां भी थी। तो ऐसी चीजें सॉफ्टवेयर में तो होना लाजमी सी बात है। तो जो लोग ये डरते हैं कि भाई जॉब चली जाएगी, हाँ हो सकता है इनिशियल फेज में ऐसा हो कि जो बेसिक चीजें हैं वो मुहैया कराई जा सकती हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा, बट फॉर लॉन्गर रन आई डोंट फील इन दिस वे कि ऐसा होगा कि बिल्कुल बिल्कुल लोगों की जॉब खत्म हो जाएंगी, सारा काम चैट जीपीटी कर पाएगा। आई डोंट फील इन द सेम वे, बट यूपीएससी के लेवल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में मेन स्पेस पे सवाल बनना एक बड़ी पॉसिबिलिटी होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है G7 मीटिंग कॉल्स फॉर एक्सटेंडिंग यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन डील। तो ये 27 अप्रैल मतलब 24, राइट, कल की न्यूज है टोक्यो से। G7 इकोनॉमिक पावर्स कॉल्ड ऑन संडे फॉर एक्सटेंशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ क्रिटिकल डील टू एक्सपोर्ट यूक्रेनियन ग्रेन। तो अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए प्री में, मेरे ख्याल से प्री में ये सवाल पूछा जा सकता है कि भैया इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज BSGI, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, तो ये पता होना चाहिए। अगर मेंस में बात करें तो मेंस के लिए IR के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल में, और आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सवाल बन सकता है, जहां पर ग्रेन डील की बात हो सकती है कि भाई ग्रेन एक्सपोर्ट से क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, WTO की रूलिंग्स क्या है, WFO की रूलिंग्स क्या है। फिलहाल BSGI के हिसाब से, BSGI क्या है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, जिसको अप्रूव किया G7 के देशों ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो एक्सपोर्ट का जो एक्सपेंशन था, यूक्रेनियन ग्रेन का जो एक्सपेंशन था उसको अलाउ किया गया, और कहा कि वो अपने देश से ग्रेन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूज पढ़ते हैं, द ग्रुप ऑफ G7 इकोनॉमिक पावर्स कॉल्ड ऑन संडे फॉर एक्सटेंशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ क्रिटिकल डील टू एक्सपोर्ट यूक्रेनियन ग्रेन थ्रू द ब्लैक सी। द ग्रुप्स आर एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड ऑन कम्युनिक का मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन पे लिखना, एक लिखित डॉक्यूमेंटेशन पे ले आना उस चीज को। अगर वर्बल है तो कोई अप्रूवल नहीं होता, वर्बल का कोई मतलब खास महत्व नहीं है तो बस G7 के देशों के वर्बल इंपॉर्टेंस है तो, लेकिन अगर वो लिखित आ जाता है फॉर्मल लेटर की तरह तो उसे कहते हैं कम्युनिक। तो एक लेटर में पास हो गया कि भैया हम ब्लैक सी ग्रेन डील को एक्सपैंड करने के लिए अप्रूवल देते हैं, क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था तो कुछ उसमें लिमिटेशंस आ गई थी, वो देश अलाउ नहीं कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन फिलहाल इन देशों ने उसको अग्री कर दिया है। G7 देशों में कौन कौन से देश आते हैं कई बार देख चुके हैं, इसको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, आप देख लेते हैं कि एक्चुअली BSGI क्या है। तो अगर हम UN की वेबसाइट पर जाएंगे, UN.org पे, तो आप देखेंगे द रिजम्पशन ऑफ यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट विया द ब्लैक सी अमid द ऑनगोइंग वॉर इज बीकन ऑफ होप। तो इस समस्या ये है कि जब से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, तब से उसके एक्सपोर्ट में काफी कमी आई, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस और एक्सपोर्ट क्राइसिस पैदा हो गई यूक्रेन के लिए। उसको दोबारा से रीइंस्टेट करना जरूरी है, यूक्रेन के एक छोटा देश है और रशिया ने बीच में इंटरवीन करा हुआ था ना, फिर उसको रिज्यूम किया गया है। आप इसकी पूरी हिस्ट्री UN.org की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और वहां पे 3 पोर्ट्स हैं। कहां पर? यूक्रेन में 3 पोर्ट्स, इनके नाम दिए, ओडेसा, क्रोनोमोर्स्क और युजनी। इन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट हो सकता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि डील क्या है। तो सीधी सीधी बात है, ग्रेन इनिशिएटिव है जहां पे यूक्रेन को अलाउ किया गया एक्सपोर्ट करने के लिए, और ये घटना तब ज्यादा महत्व रखती है जब से
रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। अगर इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो ग्रेन इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस बनता है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है, तो उस लेवल से GS3 में भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, पूछा भी जा सकता है। नाउ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हमको पता होना चाहिए कि भाई वो 3 जो पोर्ट है वो कहाँ दिखते हैं। यूक्रेन में अगर आप मैप को देखेंगे तो वो तीनों पोर्ट यहाँ पे उनको दिखते हैं, यहाँ से उनको एक्सपोर्ट का के लिए अलाउ किया जाएगा। ये पिक्चर मुझे मिली है, मैंने आपको दिखा दिया। नाउ गो बैक टू द मैप। मैप में सवाल बन सकते हैं कि भैया ब्लैक सी कहाँ है और ब्लैक सी के आसपास के देश कौन कौन से लगे हुए हैं, उसके बॉर्डर से बिल्कुल टच करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे रशिया है ये, उसके बाद यूक्रेन हमें यहाँ दिखता है। मोल्डोविया कहीं टच नहीं करता ब्लैक सी को, और रोमेनिया टच करता है, और बुल्गारिया है यहाँ पर, टर्की, उसके बाद इस्तांबुल यहाँ पे हमको दिख रहा है, मतलब इसके पास ही है, और अंकारा तो उसकी कैपिटल होगी टर्की की। उसके बाद जॉर्जिया, राइट, और अर्मेनिया नहीं दिखता है, तो ये हमको नहीं टच करता। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से देश ब्लैक सी को बिल्कुल टच करते हैं। और कर्च स्ट्रेट हमको यहाँ दिखती है, सी ऑफ अजोव भी यहाँ दिख रहा है। तो ये मैप वाले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली आपको पता होना चाहिए, पूछे बिल्कुल बन सकते हैं। ब्लैक सी इनिशिएटिव है तो ये ऐसे ही पूछा सकता है कि BSGI क्या है, पूछा जा सकता है। किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, किसने अप्रूव किया, और अब फिलहाल के लिए क्या घटना घट रही है। कि जैसे ये आपसे ये पूछ लिया जाए, इस आर्टिकल में वापस आते हैं कि ग्रुप 7 इकोनॉमिक पावर्स called for the extension, full implementation and expansion of a critical deal of export Ukrainian grain. Is that correct? Not? तो हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ये न्यूज वाला सवाल हो गया। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि Black Sea has been surrounded by Moldova, Romania and Bulgaria. तो मोल्डोविया नहीं टच करता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि मोल्डोविया, रोमेनिया, बुल्गारिया एंड टर्की, तो भी आपको मोल्डोविया इसमें नहीं है। फिर कहता है कि भाई अर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया एंड यूक्रेन, तो इसमें हमारा अर्मेनिया नहीं दिखता है, नहीं टच करता, तो ये पता होना चाहिए। साथ में इराक भी यहाँ पे दिख रहा है हमको मैप में, पर इराक भी कहीं नहीं इसको टच करता है, ठीक है। तो ये मैप वाले और फैक्चुअल जो चीजें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। क्रीमिया भी यहाँ पे है, क्रीमिया भी भूलना नहीं चाहिए, सब पार्ट ऑफ यूक्रेन। ओके, नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज है केशवानंद केस एंड इट्स लेगेसी। इसके 50 साल हो चुके हैं इस केस के। केशवानंद भारती केस को लेकर के इस साल काफी तड़क भड़क और काफी बहस हुई। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी काफी चीजें बोली, और धनखड़ साहब ने पूरे साल कुछ ना कुछ चलता रहा, बोलते ही रहे। वो काफी वोकल हैं और काफी बातें बोलते हैं, अच्छी और बुरी हर तरीके की। वैसे वाइस प्रेसिडेंट है तो उनकी जो कॉन्टेक्स्ट और रेलेवेंस होता है वो काफी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। तो पूरे साल इसके ऊपर कुछ ना कुछ चलता रहा इस केस के ऊपर। क्यों चलता रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को इम्प्लीमेंट ना करने के पीछे जो डिसीजन लिया था 99 अमेंडमेंट को गिराने के पीछे, तो उसके लिहाज से शुरू हुआ बहस और पूरे साल चलती रही। तो इसका बैकग्राउंड आप पढ़िए, मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, पर इस आज की सीरीज में समझने वाली बात क्या है वो ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड डॉक्ट्रिन sparingly pushed back against attempts to shackle judicial review। इस आर्टिकल में वो सारे केस हैं अभी तक के जिसमें अमेंडमेंट किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया। क्योंकि जिस केशवानंद भारती केस की हम बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करता है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट, किसी भी तरीके का अमेंडमेंट संविधान में, हमारे किसी भी तरीके का अमेंडमेंट लाने के पीछे या लाने के बाद उसका कोई भी पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो जाए, ठीक है। तो ये बात क्लियर कौन करता है, ये कौन सा रूलिंग क्लियर करती है? केशवानंद भारती केस। मतलब हमारे किसी भी हालत में किसी भी संशोधन के द्वारा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत स्ट्रक्चर का में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात कंप्लीट करता है केशवानंद भारती केस, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो छपा है वो ये कहना चाह रहा है इंडियन एक्सप्रेस की ऐसे इस घटना के बाद, इस केस के बाद ऐसी कई चीजें हुई हैं जहां पर मुख्य अमेंडमेंट्स को स्ट्रक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जिनका लॉ ऑप्शनल है उनके लिए तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर जिनका लॉ ऑप्शनल नहीं भी है फिर भी जुडिशियल रिव्यू वाले सवाल को, जिसको जो GS2 में पढ़ा जाता है, GS2 में पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू, उसके लिए ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हम।
तो इसमें वो सारे अमेंडमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करे। तो जुडिशियल रिव्यू की जब जब बात आती है, सवाल आते हैं कि भाई जुडिशियल रिव्यू में ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही ओवर जुडिशियल रिव्यू ज्यादा ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है संविधान को दरकिनार करने के लिए, तो उस केस में सवाल बनता है कि जुडिशियल रिव्यू करना जरूरी होता है या नहीं जरूरी होता है, और इससे हमारे संविधान का और पार्लियामेंट की पावर्स पे कितना हाईजैक होता है। उस लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहां पे वो कहते हैं कि 50 साल तो हो चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के, और फिर भी इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों में अमेंडमेंट्स को स्ट्रक डाउन किया। पहला था कि जिसमें कुछ पॉइंटर्स है कि 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, उसके बाद इन 9D16 उसके बाद 16 ऐसे केस हुए हैं जहां पे ऐसी घटना घटी कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों को स्ट्रक डाउन किया, नीचे लेके आए। सुप्रीम कोर्ट हैज upheld constitutional amendment that had been challenged on grounds of violation of basic structure doctrine. 6 of these cases, 6 वो केसेस कौन से बता रहे हैं जहां पे ओबीसी वाले केस की बात करते हैं, जहां पे इकोनॉमिकल और वीकर सेक्शंस को कोटा दिया गया। उसके बाद 99 अमेंडमेंट जो था जिसमें एनजेएसी को स्ट्रक डाउन करने वाली बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नीचे कर दिया, उसको नहीं एक्सेप्ट किया संशोधन को। उसके बाद 6 इंस्टेंसेस सिंस 1973 पार्टली स्ट्रक डाउन, कुछ ऐसे भी जो पार्टली स्ट्रक डाउन किए गए, जिसमें शेड्यूल 10 को लेकर के 52nd अमेंडमेंट जो है उसको स्ट्रक डाउन किया गया। केस था किहोतो होलोहन जाचिलू, ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, जिसको 52nd अमेंडमेंट कहते हैं, इसको भी स्ट्रक डाउन किया। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको भी स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ऐसे इसको लाने के बाद इंदिरा गांधी एरा का ही केस है ये भी, और केशवानंद भारती के भी उसी एरा के आसपास का टाइम है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केसेस जिनको सबसाइड किया। 21 में 3 जजेस बेंच ने 97 अमेंडमेंट को भी 11 एक्ट 2011 बट ऑन प्रोसीजरल नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इसको भी स्ट्रक डाउन किया, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करता था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए था। उसके बाद केशवानंद भारती श्री पदगलवरू एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड ANR, while the court upheld the land sealing वाला जो अमेंडमेंट था, which stated if any law is passed to give effect to the directive principle it cannot be deemed to be void, इसको भी स्ट्रक डाउन किया, जिसमें आर्टिकल 14, 19 और 31 टच करते थे। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स, ये भी यूनियन ऑफ इंडिया बहुत फेमस केस है, पूछा जाता है आर्टिकल 368 के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें संशोधन लिखा गया है कि संशोधन किया जा सकता है इस आर्टिकल के सपोर्ट से। और संभा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1986 वाला 32nd अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। उसके बाद लाल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं सारे केस नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि इनमें से कुछ केसेस को आप अमेंडमेंट्स को बिल्कुल नोट डाउन कर लिए। GS2 में पूछे जा सकते हैं मेंस राइटिंग में, जहां पे जुडिशियल रिव्यू वाले सेक्शन में इसको आप लिख सकते हैं कि हाँ जी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे जुडिशियल रिव्यू को शैकिल मतलब वो पुश बैक करता है कि जुडिशियल रिव्यू जरूरी होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है NJAC वाले अमेंडमेंट को हटाने के बाद ये ऐसा माना गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट हर जगह दादागिरी दिखाता है और पार्लियामेंट की पावर्स कम करी जा रही है। इसी बात को शायद हाईलाइट किया था धनखड़ साहब ने कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट नियमों को संशोधनों को हटा नहीं सकता और पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो है भी सच बात है, लेकिन फिर भी उसके इन तरह के एक्ट से ऐसा लगता है कि जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं होना चाहिए या री अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो उस केस में आप ये सारे सेक्शंस को आप ऐड ऑन कर सकते हैं मेंस राइटिंग में, जहां पे आप बता सकते हैं कि हाँ जी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल हो भी सकता है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं बढ़ चढ़ करके अमेंडमेंट्स को चेंज किया है या फिर संशोधनों को सबसाइड किया है या स्ट्रक डाउन किया है। ये भी इस आर्टिकल को आप जरूर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लेन लॉ वाले सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस में जाके आप केशवानंद भारती के केस पर से डिटेल में पढ़ सकते हो। इसके अलावा मेरा वीडियो एक और है जिसे मैंने डिस्कस किया है, मैं आपको शेयर कर दूंगी इफ यू वांट टू सी दैट। हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस विद एडिटोरियल डिस्कशन, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आया होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और मिलेंगे आपसे और जोर शोर से मेहनत करते हुए न्यूज आर्टिकल्स के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक तैयारी करते रहिए।